हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास हिस्ट्री, लेसन नेम द थ्री ऑर्डर्स, टॉपिक द सेकंड ऑर्डर द नोबिलिटी। यूरोप कॉन्टिनेंट में हिस्टोरियन ये मानते हैं कि रोमन एम्पायर के एंड होने के बाद से लेकर के यानी 6th या 7th सेंचुरी से लेकर के ऑलमोस्ट 14 और 15 सेंचुरी के जो बीच का जो टाइम पीरियड है इसको मेडिवल पीरियड कहा जाता है। ये जो मेडिवल पीरियड है, यूरोप के इस मेडिवल पीरियड को डार्क पीरियड भी कहा जाता है, अंधकार युग, क्योंकि इस टाइम के बीच में कोई भी यूरोप में डेवलपमेंट नहीं हुई है किसी सब्जेक्ट को लेकर के, कोई डिस्कवरी को लेकर के। तो इस तरह यहाँ पर क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ समाज को किसने कंट्रोल कर रखा है? चर्च ने। चर्च सब कुछ अपने हिसाब किताब से जो है ना सोसाइटी को कंट्रोल करके बैठा है। यहाँ चर्च में बैठने वाले जो प्रीस्ट लोग हैं उन्होंने यहाँ की सोसाइटी को 3 पार्ट में बांट दिया है। पहला प्रीस्ट, दूसरा नोबिलिटी, तीसरा पीजेंट्री। पहला कौन? पादरी लोग, दूसरा कौन? अभिजात लोग, तीसरा कौन? किसान लोग। तो आज हम किसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं? द सेकंड ऑर्डर द नोबिलिटी, यानी अभिजात लोगों को। कौन होते हैं ये? बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, बहुत बड़ी लैंड ओनर इनके पास होती है। ये बहुत बड़ी स्टेट के जो है ना मालिक होते हैं। एक तरह से हम यहाँ ये कह सकते हैं कि यहाँ फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम ऐसे जैसे अकबर के टाइम में इक्तादारी सिस्टम था, यानी अपने कंट्री के किसी भी कंट्री को छोटे छोटे स्टेट में बांट देना, वो स्टेट किसी एक पर्सन को दे देना, ये होता है फ्यूडलिज्म सिस्टम, सामंतवाद युग। सामंतवाद को हम ये कह सकते हैं कि एक छोटा राजा। यहाँ प्रीस्ट ने जो है ना अपने आप को तो फर्स्ट क्लास में रखा है, फर्स्ट ऑर्डर में रखा है, और जो नोबिलिटी है उसको सेकंड में, और जो पीजेंट्री किसान उसको थर्ड में। लेकिन हम ये बता दें कि सोशल प्रोसेस में सबसे ज़्यादा रोल नोबिलिटी लोगों का था। इसका एक कारण ये था कि ये एक जो सिस्टम चला हुआ था, ये वेसलेज एक प्रथा थी, उसके कारण ये सब कुछ हुआ था। फ्रांस के शासक या फ्रांस के जो शासक थे वो वहाँ के लोगों से जो कनेक्ट थे वो वेसलेज प्रथा के कारण ही थे। वेसलेज जो सिस्टम था, प्रथा थी, वो फ्रांस में भी थी और जर्मनी में भी थी। यहाँ पर क्या होता है, वेसलेज प्रथा सिस्टम क्या है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ा, जिसको हम मानते हैं रूलर का जो वेसल होता था वो कौन होता था? नोबेल का जो वेसल होता था वो कौन होता था? पीजेंट, किसान। यानी ये किसान जो है ना पीजेंट छोटे, इसका जो है ना पीजेंट किसके अंडर में? नोबेल किसके अंडर में? यहाँ पर रूलर के। तो इस तरह रूलर जो है किसान यानी पीजेंट से भी इस तरह जुड़ा होता था। यहाँ पर बड़ी बड़ी जो लैंड जो स्टेट होती थी वो नोबिलिटी के अंडर में होती थी, अभिजात लोगों के अंडर में होती थी, और लैंडलॉर्ड के अंडर में अभिजात जो है ना या नोबेल लोग जो है ना काम करते थे। नोबेल जो है ना रूलर को अपना लॉर्ड मानते थे। लॉर्ड मीन रोटी देने वाला, ब्रेड देने वाला। यहाँ पर दोनों के बीच में किसकी? रूलर और नोबेल दोनों के बीच में म्यूचुअल प्रॉमिस होता था
या फिर नोबेल और पीजेंट के बीच में म्यूचुअल प्रॉमिस होता था कि वो रूलर है वो किसकी, नोबेल की जो है ना रक्षा करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, बदले में नोबेल उसको उसके प्रति अपनी लॉयल्टी या एलिजेंसी दिखाएगा। इसी तरह नोबेल जो है ना पीजेंट्री की जो है ना प्रोटेक्शन करेगा और जो पीजेंट है वो बदले में क्या करेगा, वो बदले में उसकी जो है ना अपनी एलिजेंसी या अपनी लॉयल्टी अपने नोबेल के प्रति दिखाएगा। ये सब कुछ जो है ना वहाँ आपस में जो क्या होता था, म्यूचुअल प्रॉमिस से होता था। यहाँ पर वैसल का मतलब क्या है, एक दास, दास इसको जो ना बोला जाता है, एक दास, और वो अपने सीनियर के प्रति हमेशा निष्ठावान रहता है। जैसे पीजेंट का सीनियर कौन है, किसान का सीनियर कौन है, नोबेल, अभिजात, अभिजात का सीनियर कौन है, रूलर, राजा। तो इस तरह एक दूसरे के प्रति ये निष्ठावान रहते थे और वो उनको बदले में प्रोटेक्शन देता था। ये सब कुछ ऐसा कहाँ होता था, यूरोप के अंदर चर्च में प्रीस्ट लोग वहाँ पर क्या करते थे, अपने वेसल को वो यानी प्रतिज्ञा दिलाते थे, प्रतिज्ञा लेते थे, ये कह लें हम एक ओथ लेते थे उनकी होली बुक हाथ में लेकर के। कौन सी होली बुक, क्रिश्चियन की बाइबल, कि मैं आपके प्रति एलिजेंसी या लॉयल्टी दिखाऊंगा, आपने मेरी प्रोटेक्शन करनी है। ऐसी जो है ना ऐसा जो है ना दोनों जो ना वो मिल प्रतिज्ञा या ओथ शपथ ऐसे लेते थे एक दूसरे के प्रति। और जब सीनियर यानी लॉर्ड नोबेल को नोबेल अपने पीजेंट को इस तरह जो ना प्रॉमिस करते थे, तो वो मान लो कि एक नोबेल अपने जो एस्टेट है उसमें से कुछ एकड़ ज़मीन शो करने के लिए किसान को देता है। मान लो को 20 एकड़ ज़मीन उसको जो है ना शो करने के लिए देता है। तो यहाँ पर इसी चर्च के अंदर क्या होगा, यहाँ उसको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न चार्टर देना पड़ेगा। किसान को रिटर्न चार्टर दिया जाता है कि आपको ये जो है ना ये दस्तावेज दिए जाते हैं, आप हमारे प्रति आपने ऐसी निष्ठावान भावना दिखानी है और आपको ये जो 20 एकड़ ज़मीन दी जा रही है इसका जो ना क्लॉड ऑफ लैंड यानी अर्थ के का एक डला जिसको हम बोलते हैं वो दे दिया जाता है कि वो एक सिंबल के तौर पर ये आप लीजिए और आप 20 एकड़ ज़मीन पर जो है ना एग्रीकल्चर या फार्मिंग जो है कर सकते हैं। तो इस तरह ये सब कुछ शपथ पत्र जो होते हैं ये कहाँ लिए जाते हैं, चर्च के अंदर। तो इस तरह सोसाइटी को चर्च ने जो है ना अपने अंडर कंट्रोल कर रखा है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड ऑर्डर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो नोबेल हैं इनको कुछ प्रिविलेज स्टेटस मिली हुई है, इनकी अपनी एक खास विशेषता है। वो उनकी जो लैंड है उसके ऊपर उसका पूरा कंट्रोल रहता है, किसका, नोबेल का। और वो अपनी जो लैंड है उस लैंड को वो डिफरेंट किसानों को या पीजेंट को जो ना बांट देता है और पीजेंट उसके ऊपर जो ना काम करते हैं, किसके ऊपर, नोबेल की लैंड के ऊपर। इस तरह नोबेल क्या है, एक छोटे राजा की तरह जिंदगी जीता है। इसे बोलते सामंती युग, इसे बोलते फ्यूडल लेवीज, मतलब एक सेना भी तैयार करता है। कौन, नोबेल। सेना कौन सी सेना, ये जो काम करते हैं पीजेंट ये ही उसको कभी कभी सेना के तौर पर भी काम करते हैं। कौन, पीजेंट लोग। इसके साथ साथ जो है ना ये जो नोबेल लोग हैं इनके अपने
कोर्ट होते हैं, ये जस्टिस भी करते हैं। मतलब कितने कंसोलिडेट हैं वहाँ की सोसाइटी में, कौन, नोबेल। और कभी कभी तो इनके नाम की अपने क्वाइंस यानी करेंसी भी चलाते हैं। तो क्या हो गया इसका मतलब, एक छोटा राजा की तरह इनकी जो है ना जिंदगी है, बहुत लग्जरी इनकी जो है ना लाइफ है। वो अपनी भूमि जो उनके लैंड है ना, वो उस लैंड के खुद मालिक हैं नोबेल। उनकी जो लैंड है, मैंने क्या कहा कि उस लैंड पर जो लैंड है उसको उसने किसानों में जो ना पीजेंट में बांट दी है, और वो पीजेंट उसके खेतों में जो ना काम करते हैं। और इस तरह वहाँ पर उसकी बहुत बड़ी स्टेट होती है। हो सकता है 500 एकड़ ज़मीन भी हो सकती है, वो 1000 एकड़ ज़मीन भी हो सकती है। वो सामंत, वो नोबेल जितना भी रूलर के नज़दीक होगा उतनी ही बड़ी स्टेट का मालिक होगा। और वहाँ पर क्या मैंने क्या बताया, दो तरह के जो है पीजेंट रहते हैं। एक पीजेंट वो जो परमानेंट काम करते हैं, और दूसरे पीजेंट वो जो टेनेंट पीजेंट हैं, किराए पर काम करते हैं। और उस लैंड पर जो है ना बहुत बड़ा इलाका होता है, वो वहाँ फॉरेस्ट्री भी होती है, पेस्टल लैंड भी होती है। उसके साथ साथ वहाँ पर उसका जो घर होता है उसे मैनर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैनर हाउस। तो मैंने क्या बताया, जो ये पीजेंट लोग थे ये फुट सोल्जर के तौर पर किसके लिए कभी कभी काम करते थे, नोबेल के लिए। तो इस तरह हमने आज जो पढ़ा है वो क्या है, नोबिलिटी, सेकंड ऑर्डर, यानी दूसरा जो वर्ग है अभिजात, ये कितने वहाँ पर पावरफुल रहे होंगे। कब, मीडिवल टाइम पीरियड बोलते हैं इसको, मीडिवल पीरियड। मीडिवल पीरियड का टाइम यूरोप में कब से कम ऑलमोस्ट माना जाता है, रोमन एम्पायर के टूटने के बाद से लेकर के, ये कह सकते हैं कि 5th या 6th सेंचुरी से लेकर के 14th-15th सेंचुरी के बीच का जो टाइम पीरियड है ये मीडिवल टाइम पीरियड है। इसे हिस्ट्री में कुछ हिस्टोरियन डार्क पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इस टाइम यूरोप के अंदर कोई नई डिस्कवरीज जो है ना नहीं हुई। जहाँ यूरोप 6th सेंचुरी में था उसी तरह का यूरोप 14th और 15th सेंचुरी में रहा। क्यों, ये सब क्यों, क्योंकि इस टाइम समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, यहाँ तक कि रूलर के ऊपर भी कंट्रोल किसका है, चर्च का। और चर्च में बैठने वाले मेन कौन है, पोप। और यूरोप की सभी जो चर्च हैं उनके जो पोप हैं उनका लीडर, रिलीजियस लीडर कौन है, जो इटली की कैपिटल रोम में बैठने वाला पोप। तो इस तरह हमने ये आज नोबिलिटी के बारे में पढ़ा है। मुझे होप है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।